प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट किया है, ओशियन करंट्स को, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 पहले ही कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया था। ठीक है, अब ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है, तो वो रहेगा इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि जो हमारे ओशन करंट्स है ना, उनका ह्यूमन लाइफ के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो हम इधर समझेंगे। ठीक है, चलो पेंसिल ले लो, टेक्स्ट बुक ले लो, अंडरलाइन करते जाना। तो देखो बच्चों, आपको बताऊं, ये जो आपके ओशियन करंट्स है ना, ये कहाँ पर स्पेशली प्रभाव डालते हैं, तो क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन विच इज क्लोजर टू द सी, यानी कि वो वाला रीजन जो ना सी के क्या होता है, पास में होता है। प्रॉक्सिमिटी यानी क्या, वही क्लोजर यानी कि निकटता। ओके, तो जो सी के पास में प्रदेश होता है, जो भी रीजन होता है, वहां के क्लाइमेट पे ओशियन करंट्स का जो प्रभाव है ना, वो हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, देखो जो कोल्ड रीजन है ना, अब वहां पर जब ये वार्म ओशियन करंट्स पहुंचती है ना, तो वो क्या करती हैं, वहां के क्लाइमेट को वार्मर कर देती हैं। वार्मर करने का मतलब क्या है कि थोड़ा उसको गर्म कर देती है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया बेटा, ये देखो, ये जो हम देख रहे थे ना, इसमें मैंने आपको बताया था ना कि ये कोल्ड करंट से ये जा रही है किसकी तरफ, इसकी तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ, है ना, जो गर्म इलाका है ना, क्योंकि यहाँ पे पहले से टेम्परेचर हाई है। अब जब ये जाएंगी ना, तो यहाँ का जो करंट, यहाँ का जो मतलब टेम्परेचर है ना, इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो वार्म करंट है, जब वो यहाँ पर आएंगे, ये ध्रुवों वाले पोल्स वाले एरिया में आएंगे, जो कि ठंडा प्रदेश है, इसको थोड़ा सा वो वार्मर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वही बात बताई गई थी जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा, और क्या है, और ये है कि कुछ रीजंस में क्या होता है प्यारे दोस्तों, कि जो अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है, यानी कि जो बारिश की मात्रा है, वो इंक्रीज होती है ना। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, वार्म ओशन करंट्स फ्लोइंग नियर वेस्टर्न यूरोप, साउदर्न अलास्का एंड जापानीज कोस्ट रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द विंटर्स एंड मेक देम वार्मर। एज अ रिजल्ट दीज पोल्स डू नॉट फ्रीज इन विंटर। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो करंट्स है ना, वो प्रभाव डालती है। तो देखिएगा, ये जो वार्म करंट्स है वो कहाँ पे फ्लो कर रही है, करती हैं, देखिएगा, नियर वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का वेस्टर्न वाला इलाका, फिर अलास्का का साउदर्न वाला इलाका, इसके अलावा जापानीज कोस्ट और कोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वार्मर करंट्स है ना, वो क्या करती हैं, जो विंटर में जो इसका ये होता है, विंटर का जो प्रभाव होता है, उसको थोड़ा सा ये कम कर देती है। यानी वहां पे काफी ज्यादा ठंडी होती है, बट जब ये वार्मर करंट उधर जाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा वो माइल्ड बना देते हैं, गर्म बना देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या, मतलब इसका परिणाम क्या होता है कि जो आपके पोर्ट्स है ना, यानी कि जो बंदरगाह है, पोर्ट्स यानी जहां से शिप्स को लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो वो ना फ्रीज नहीं होते, क्योंकि इतना वहां पे ठंडी है ना, वो फ्रीज होने का खतरा हो सकता है। लेकिन ये करंट्स की वजह से, क्योंकि वो बड़ी मात्रा में पहुंच रही है वार्म करंट, जिसकी वजह से जो आपके पोर्ट्स है ना, वो फ्रीज नहीं होते, पूरे जमते नहीं है, जैसे के तैसे बने रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो प्रभाव है वो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, और बताओ आगे का। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जो सी करंट्स है ना, उसके अंदर मूवमेंट हो ही ना, यानी कि वो जैसे के तैसे ही बने रहे, अगर वो रिमेन स्टिल रहे, मतलब जैसे है वैसे ही एक जगह पे बने रहे, तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो ऐसे पानी में जो आपके बायोटिक कंपोनेंट है ना दोस्तों, वो यहाँ पर मतलब उनको खाना नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देखो पानी के अंदर बहुत सारी मछलियां रहती हैं, अब मछलियों को खाना भी चाहिए। तो अगर ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा, पानी एक ही जगह स्थिर रहेगा ना, तो फिर उनको प्रॉपरली खाना वगैरह नहीं मिल पाएगा, और जो समुद्र के अंदर हम इतना सारा बायोडाइवर्सिटी देखते हैं वो भी नहीं देख पाएंगे। जो भी जीव रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। ठीक है, अभी हम बहुत सारे जीव देखते हैं, आप मतलब समुद्र के अंदर जाओगे, ऐसे ऐसे जीव देखने के लिए मिलेंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ओके, तो वो क्यों हो रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, ये जो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, पानी का जो आदान प्रदान हो रहा है, इसके कारण ऐसा होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर वही बात बोली गई है कि कॉन्सिक्वेंटली मरीन लाइफ एंड इट्स इकोसिस्टम वुड हैव बीन लिमिटेड, है ना, मरीन लाइफ कैसा हो जाता, लिमिटेड हो जाता अगर पानी स्टिल रहता तब। ठीक है, तो इन रीजंस कोल्ड एंड वार्म करंट्स मिट, मतलब वो रीजन जहां पर कोल्ड और वार्म करंट क्या करते हैं, आकर के मिलते हैं, वहां पर ना ये सारे जो आपके प्लांट्स हैं ना, ये उगते हैं, जैसे कि प्लैंक्टन, वेजिटेशन और क्या, एल्गे। ओके, और ये सभी क्या होते हैं, ये सभी ना मछलियों का खाना होते हैं। ठीक है, तो मछलियां यहाँ पर आती है अपने खाना खाने के लिए, और इसके अलावा देखिएगा यहीं पर ये क्या करती है, ब्रीड भी करती है, यानी कि अपने जो अंडे होते हैं
उनको देती है। ओके, एंड दिस हैज इन टर्न लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज फिशिंग ग्राउंड। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस वाले एरिया में जहाँ पर ये वार्म करंट और कोल्ड करंट आकर के मिल रहे हैं, क्योंकि देखो अब ये आकर के मिलेंगे तो इसकी वजह से प्लैंकटन वगैरह जो है वो उगेंगे, जो मछलियों का खाना होता है। मछलियाँ यहाँ पे खाना खाने के लिए भी आती हैं और यहीं पे वो ब्रीड भी करती हैं। तो इसकी वजह से जो आपका लार्ज फिशिंग ग्राउंड है ना, वो इस एरिया में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। यानी जो मछुआरे होते हैं वो यहाँ पे शिकार करने के लिए आते हैं मछलियों का। ठीक है, देखो इसके एग्जांपल देख लेना। एक तो ग्रांड बैंक है जो नॉर्थ अमेरिका के पास में है, और अटलांटिक ओशन में क्या है, डॉगर बैंक। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, जो कहाँ पर है, एक मिनट, अटलांटिक ओशन में ये है ना, जो यूरोपियन कोस्ट के पास है, समझ में आया। तो ये इसके एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, तो यही वार्म करंट और कोल्ड करंट यहीं पर आकर के मिलते हैं, और इस प्रकार से मतलब वो फिशिंग ग्राउंड बन चुका है। ग्रांड बैंक और नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में। अब दिखाऊं आप लोगों को, देखो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको क्या मिल जाएगा, इधर ग्रांड बैंक देखने के लिए। बाकी ये आपका यूरोप है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिलेगा, तो क्या था, ग्रांड डॉगर बैंक। ठीक है, देखो देख रहे हैं आप सभी, कोल्ड करंट और ये करंट आकर के मिल रहा है ना, इसीलिए। चलिए, तो यहाँ तक बात सभी के समझ में आ गई। अब चलो यहाँ पे हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में जरा हम समझ लेते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट आप जानते हो ना, जैसे जमीन के ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, रेल ट्रांसपोर्ट होता है, वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। यानी वाटर के जरिए क्या किया जाता है, सामान को इधर से उधर लेकर के जाया जाता है। ओके, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में भी इससे सहायता मिलती है। आप बोलेंगे कैसे सहायता मिलेगी, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। ये जो करंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए भी। कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, देखो जैसे अब जो आपकी शिप है ना, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं थोड़ा। ये देखो, ये आपकी शिप है। लो भैया, हमने ये शिप बना दी है। ठीक, वो शिप जो हमारा महासागर है उसके अंदर चल रही है। देखो ये जो पानी, मतलब ये जो यहाँ पे धारा है ना, जो करंट है वो किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। कौन सा डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और ये जो जहाज है ना, इसका भी डायरेक्शन क्या है दोस्तों, यही है। तो क्या होगा, ये देखो धारा भी इसी डायरेक्शन में है, करंट भी इसी डायरेक्शन में है, यानी पानी भी ऐसे ही बह रहा है, और ये जो जहाज है वो भी उधर ही जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इसका जो फ्यूल है वो सेव हो जाएगा। आप सोचिए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे आगे जाना है, ठीक है, तो मैं ऐसे धीरे धीरे चल रही थी, है ना। कोई आकर के मुझे अगर धक्का दे दे तो मुझे ना ज्यादा अपना दम नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझिए कि आप साइकिल चला रहे हैं, है ना, आप साइकिल चला रहे, धीरे धीरे साइकिल आपकी थोड़ी सी क्या है, जाम है, ठीक, साइकिल चलाए जा रहे हो, साइकिल चलाए जा रहे हो। अब आपके पीछे से भैया आ गए, उन्होंने साइकिल ठेलना चालू कर दिया। तो क्या होगा, अब आपको ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पीछे से कोई ठेलने वाला है। आप समझिएगा, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अब इसको इधर ही जाना है ना, और ये जो करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका जो फ्यूल है ना दोस्तों, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ओशियन करंट्स है ना, ये ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अच्छा चलो आगे आपको बताती हूँ कुछ। ये समझ आया ना। और देखिएगा यहाँ पर, नियर द कोस्ट वेयर कोल्ड करंट फ्लो द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इज लो। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो कोस्ट जहाँ पर कोल्ड करंट्स फ्लो करती है, वहाँ का जो बारिश है ना वो काफी कम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, पेरू हो गया, चिली हो गया, एरिड डेजर्ट ऑफ साउथ वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, साउथ वेस्ट अफ्रीका का डेजर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ और बातें करते हैं, जैसे कि आइए समझते हैं। देखिएगा, एट प्लेसेस वेयर द कोल्ड एंड द वार्म करंट्स मीट थिक फॉग इज फॉर्म। यानी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर ठंडे और गर्म यानी कि वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं, वहां पे ना फॉग बन जाता है। और ये जो फॉग है ना स्टूडेंट्स, ये ट्रांसपोर्टेशन में काफी बाधा उत्पन्न करते हैं। फॉग आपको पता है ना, पूरा ऐसे कुहासा जैसा छा जाएगा, है ना, और ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जब फॉग आ जाएगा कुछ दिखाई ही नहीं देगा, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि द वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड द कोल्ड लिब्राडोर करंट्स मीट नियर द न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। यानी कि ये जो दोनों करंट है ना, गल्फ स्ट्रीम, और ये कैसा स्ट्रीम है,
स्ट्रीम मतलब वही करंट की बात की जा रही है, ठीक है, वो एक धारा है, वो हम गल्फ धारा, और ये जो कोल्ड लेब्राडोर करंट है, ठीक है, ये ठंडी है वो गर्म है, ये दोनों आकर के कहाँ पर मिलते हैं देखिएगा, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में मिलते हैं। एंड दिस लीड टू डेंस फॉग, और इसकी वजह से घना कोहरा छा जाता है, फॉग छा जाता है। एंड इसकी वजह से देखिएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को कि ये दोनों, एक ठंडी है एक गर्म है, और ये दोनों आकर के जहाँ पर मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं, ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड में मिलते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे गहरा क्या छा जाता है, फॉग जो है वो पूरा छा जाता है, ठीक है। अच्छा, और बताओ, बिकॉज ऑफ द कोल्ड करंट्स, अब देखो कोल्ड करंट्स की वजह से क्या होता है, वो जो कोल्ड करंट्स मूव कर रही हैं उनकी वजह से जो आपके बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, यहाँ पे क्या बोला है, आइसबर्ग। देखो आइसबर्ग मतलब ये नहीं कि इतने छोटे छोटे से बर्फ के टुकड़े रहेंगे, अरे वैसा नहीं होता, ठीक है, मतलब वैसे भी होते हैं बर्फ के टुकड़े, आइसबर्ग यानी वो भी आप कह सकते हो, लेकिन बड़े बड़े होते हैं ना पहाड़ जैसे, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पोलर रीजन से, क्योंकि जो हमारे पोलर रीजन है वो काफी ठंडे प्रदेश है, वहां पे बर्फ जम गए होते हैं। तो ये कोल्ड करंट्स के कारण क्या होता है कि वो जो बर्फ के टुकड़े ना वो बह करके आ जाते हैं कहीं पर भी, ठीक है, समुद्र के अंदर कहीं पर भी आ जाते हैं, ओशियन के अंदर। और ये जो आइसबर्ग है ना, इनकी वजह से क्या होता है कि जो मरीन रूट है वो जाम हो जाता है, समझ रहे हो, और इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो शिप्स है ना उनको भी खतरा होता है। क्यों खतरा होता है, देखो शिप तो अपना जा रही है मस्त, लेकिन बीच में ये आ गया आइसबर्ग, एकदम पहाड़ जैसा, है ना, तो जब सी उसके साथ वहां पर टक्कर खाएगी तो उसमें प्रॉब्लम होगी कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे वही बात दी गई है कि ये भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका फिर से आ गया वर्ल्ड मैप, देख लो, अब तो ज्योग्राफी के अंदर आपको वर्ल्ड मैप इससे पीछा छूटेगा नहीं, ठीक, देख लीजिए। चलिए आगे चलूं मैं, यहाँ पर देखेंगे, देखो गल्फ स्ट्रीम है ना, और फिर लेब्राडोर करंट, देख रहे हो कि नहीं, ये ठंडी है और ये कैसी है, ये गल्फ है ना, तो ये यहाँ पे आकर के क्या हो रहा है, मिल रहे हैं, ओके, तो इसीलिए वहां पर ये पूरा गहरा ये छा जाता है, फॉग छा जाता है, ठीक है। जो मैं आपको दिखाना चाहती थी वो आपने देख लिया। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर, और अगला टॉपिक जो है इसको समझते हैं, वो क्या है प्यारे दोस्तों, डीप ओशन करंट्स। देखो डीप ओशन करंट जो है, अब यहाँ से यहाँ तक तो आपका 500 मीटर तक की गहराई है, अब इसके नीचे जाओगे ना तो ये आपके कैसे करंट कहलाएंगे, डीप ओशन करंट्स कहलाएंगे। ये तो सरफेस वाले करंट्स थे, अब इसके समुद्र के अंदर जो करंट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम कहते हैं डीप ओशन करंट्स, ठीक है। देखो इनका किस प्रकार से होता है ना, ऐसे करके यहाँ पे इनका जो मूवमेंट है वो होता रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंडी धाराएं ऊपर, नहीं गर्म धाराएं ऊपर जाएंगी, ठंडी धाराएं नीचे, और ऐसे करके यहाँ पर ये पूरा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो चलता रहता है। तो आइए जरा हम इसको समझते हैं कि इसको लेकर के आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि 500 मीटर के नीचे की जो गहराई होती है ना, वो यहाँ पे कंसिडर की जाती है ना। And these currents are formed due to the differences in the temperature and density of the water in different parts of the ocean। और यहाँ पर समुद्र के गहराइयों में जो करंट आ रही है इसका मेन कारण क्या हो सकता है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, और डेंसिटी, ठीक है, अगर पानी की डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर आ जाएगा, है ना। एंड दिस इज नोन एज थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, और इसको क्या कहा जाता है, थर्मोहेलिन सर्कुलेशन कहा जाता है, कि जो डेंसिटी वाली पानी है वो नीचे चली गई और जो हल्का है वो आ गया ऊपर, एंड दिस इज कॉल्ड द थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, ठीक है। एंड दिस करंट फ्लो टिल द सी बेड टू द ओशन, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा देखो ना, समुद्र के अंदर तक पूरा इसके बेड तक ये करंट जो है ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे फ्लो लाइक रिवर कंटिन्यूसली बिलो द सरफेस ऑफ द सी, ठीक है। मैंने आपको बताया ना ये क्या होता है कि मतलब जो सरफेस है सी का उसके अंदर ये नदी जैसे बहते रहते हैं ये आपके करंट्स, ठीक है। जैसे इसमें हम देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे पिक्चर में आपको दिखाया, देखो ये करंट्स कैसे बह रहे हैं, ओके। तो ये इस प्रकार से ये फ्लो करते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा और बताओ, और आगे का क्या है कि देखिएगा कि द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द ओशन इज द मेजर रीजन बिहाइंड द डीप सी करंट्स, यानी कि डीप सी करंट्स के पीछे का मतलब सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, तो जो समुद्र के अंदर टेम्परेचर में हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है ना, इसके कारण ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। वार्म वाटर हैज लोअर सैलिनिटी, जो आपका गर्म पानी होता है ना वो उसकी सैलिनिटी कैसी होती है प्यारे दोस्तों, कम होती है, डेंसिटी भी कम होती है, और ये जो वाटर है ना ये कैसा हो जाता है, वो सरफेस पे आने लगता है। देखो जो गर्म रहेगा जिसकी डेंसिटी कम रहेगी वो सरफेस पे आने की कोशिश करेगा, और जो कोल्ड वाटर है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे की तरफ चला जाता है। एंड दिस मूवमेंट कॉजेज द डीप सी वाटर करंट्स, और इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र के अंदर डीप सी करंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि वो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, ठीक है।
Generally, the surface water near Greenland and Europe moves to more depths. यहाँ पे बताया गया है कि सरफेस वाटर कहाँ का, ग्रीनलैंड के पास का और यूरोप के पास का, वो ना काफी गहराई में क्या करता है प्यारे बच्चों, मूव करता है, ठीक है। एंड दिस वाटर मूव्स टू द अंटार्कटिका एट दिस डेप्थ, और वो गहराई में ये क्या करता है, ऐसे मूव करते करते कहाँ तक पहुंच जाता है, अंटार्कटिका तक पहुंच जाता है। लेटर द वाटर मूव्स टू द सरफेस, और फिर उसके बाद वो सरफेस पे आ जाता है। दस द, तो यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है, देख रहे हो, यहाँ से यहाँ से यहाँ, कैसे वो पहुंच रहा है, तो यहाँ पे वाटर का रीडिस्ट्रीब्यूशन ही तो हो रहा है, यहाँ से वहां, ये भटकते रह रहे हैं, भटकती हुई आत्मा जैसे, ठीक है। तो क्या हुआ, ओशन वाटर कीप्स अकरिंग, एंड ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो लगभग 500 सालों में कंप्लीट होता है, आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेयर बेल्ट, और ये टाइप का जो मूवमेंट है, इसको हम ये भी कह सकते हैं, कन्वेयर बेल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ आया, आप देख लीजिए। चलिए अब मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ डीप ओशन करंट्स। ये जो डीप ओशन करंट्स है ना, इनका कुछ इंपॉर्टेंस भी होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंस भी होता है, कैसे इंपॉर्टेंस होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, अब थर्मोहेलियन सर्कुलेशन की वजह से क्या हो रहा है कि जो सी वाटर है ना, उसमें हमें मूवमेंट लार्ज स्केल पे देखने के लिए मिलता है, मतलब काफी ज्यादा इसके अंदर मूवमेंट होते हैं, राइट। तो अब देखिएगा कि ओशन वाटर मूव्स फ्रॉम द सरफेस टू द, आप इसमें देखो, ठीक है, उधर मत देखो, यहाँ से प्रैक्टिकली करके देखोगे तो अच्छे समझ आएगा। देखो अब यहाँ का जो गर्म पानी है ना, क्या है, मान लीजिए ये आपका वार्म करंट है, ठीक है। गर्म पानी कहाँ पर जाएगा बच्चों, नीचे की तरफ, और गर्म पानी कैसा है, इसकी डेंसिटी भी कम है ना, नीचे की तरफ जाएगा। और ये जो नीचे वाला पानी है, जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, राइट, वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा, जो हमारा ओशन है ना, इसका मतलब जो बैलेंस है ना, वो बना रहेगा, ठीक है, बैलेंस खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोटीन से युक्त वाला पानी है वो ऊपर आ रहा है, फिर ये पानी नीचे जा रहा है, फिर प्रोटीन वाला पानी ऊपर आ रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है, तो ऐसे करके ये चलता रहता है। एंड दिस इज मतलब ये अच्छी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा वही बातें हैं, देखिए दिस सर्कुलेशन, ओशियन वाटर मूव्स फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम एंड फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस, सरफेस से बॉटम, बॉटम से सरफेस, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता रहता है। वार्म वाटर इज ट्रांसफर टू द बॉटम फ्रॉम द सरफेस एंड द न्यूट्रिएंट, देखो यहाँ पे लिखा है ना, न्यूट्रिएंट रिच वाटर, कोल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड टू द सरफेस। ये वाला जो वाटर है, जो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, ये सरफेस पे आता है, ठीक है, इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो ये है इसका मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप सो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, एंड डू यू नो, पढ़ लेना इसको आप लोग, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये भी पढ़ लेना, और बाकी सब तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, देख लीजिए। ये नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। बस अभी जितना सिखाया ना, उतना एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और आपको बताओ, देखो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, और अब बात आती है क्वेश्चन आंसर की। तो क्वेश्चन आंसर कहाँ पर मिलेगा बच्चों, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा, क्योंकि वीडियोस अपलोडेड है, बस आपको जा करके देखना है, ठीक है। तो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, तो बस पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को नमस्ते।